हेलो एवरीवन, मैं शौर्य आ गया हूँ आपके सामने हमारा पॉलिटी की अगली क्लास लेके। और आज का हमारा टॉपिक होगा इंडियन काउंसिल एक्ट। जैसे कि हमने पहले पढ़ा था, चार्टर एक्ट हमारे कंप्लीट हो चुके थे। अब हम इंडियन काउंसिल एक्ट से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले आज हम हमारा ये होगा क्वींस प्रोक्लेमेशन ऑफ 1858। मतलब कि महारानी का घोषणा पत्र 1858 में आया। अब 1858 में क्राउन रूल क्यों स्टार्ट हुआ, सबसे पहले हम ये चीज समझेंगे। क्राउन रूल इसलिए स्टार्ट हुआ था, जो 1857 का हमारा विद्रोह हुआ था ना, उसके अंदर जितनी भी इनकी ईस्ट इंडिया कंपनी की क्रूर नीति थी और इनकी जो प्रशासनिक अक्षमता थी, वो सब उजागर हो चुकी थी। तब ब्रिटिश के संसद ने ये डिसाइड करा कि अब हमें भारत पे या इंडिया पर डायरेक्ट अब अपना नियंत्रण लेना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम समझेंगे 1857 से 1947 तक हमारा क्राउन रूल रहा। और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की जो पोस्ट थी, उसको अब दोबारा से रिनेम कर दिया गया ये, और उसका नाम कर दिया गया वाइस रॉय। ठीक है। अ न्यू ऑफिस वाज एस्टेब्लिश नोन एज द सेक्रेटरीट ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। मतलब कि भारत सचिव बोल सकते हैं हिंदी में, या भारत मंत्री। ठीक है। अब भारत सचिव या मंत्री की जो परिषद थी, मतलब कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो होती है, उसके अंदर 15 मेंबर थे। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का जितनी भी अथॉरिटी थी, वो सब खत्म कर दी गई। कब? 1858 के अंदर। ये हम समझ भी सकते हैं। ये मैंने इसीलिए एक छोटे छोटे से इस तरह से इमेजेस क्रिएट करी है, जिससे कि हम अच्छी तरह से इसको समझ पाए। जैसे ये गवर्नर जनरल था, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, इसका पोस्ट की रीनेम हुआ और ये बन गया वाइस रॉय। ठीक है। अब चलते हैं अगले टॉपिक पे। अब हमारा ये टॉपिक है कि अब शासन चलेगा कैसे। ठीक है। भारत के अंदर अब शासन जो था वो चलेगा कैसे, जब क्राउन रूल आया उसके बाद से। तो क्या होगा? सबसे पहले होगी महारानी, फिर महारानी के बाद होगा हमारा भारत सचिव, भारत सचिव के बाद होगा हमारा वाइस रॉय। ठीक है। अब तक वाइस रॉय या जिसको बोलते थे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, वो सबसे ऊपर होता था। बट अब इसके भी ऊपर दो पोस्ट और आ गई हैं। एक तो भारत सचिव और दूसरी महारानी तो है ही। ठीक है। तो शासन की श्रृंखला किस तरह से चलेगी? महारानी होगी, फिर भारत सचिव होगा, फिर वाइस रॉय होगा, फिर गवर्नर जनरल होगा, जिनके अंडर होंगे स्टेट्स। ठीक है। इसी तरह से ये चलता रहेगा आगे। अब चलते हैं इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। ठीक है। इसके अंदर क्या होता है? वाइस रॉय को ऑर्डिनेंस जारी करने की शक्ति दे दी गई है। मतलब कि अध्यादेश जारी करने की शक्ति दे दी गई। अब ये इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 ये किसके टाइम पे हुआ था? तो इस टाइम पर जो वाइस रॉय थे वो लॉर्ड कैनिंग ही थे। अब इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के अंदर ही हमारी आईपीसी की धारा को इंट्रोड्यूस करा गया। ठीक है। और हाई कोर्ट बने। कहाँ कहाँ? कलकत्ता, मद्रास, बॉम्बे। ठीक। डिपार्टमेंटल सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया। मतलब कि इंडिया के अंदर अब विभागीय प्रणाली सिस्टम स्टार्ट कर दिया गया, मतलब कि डिपार्टमेंटल सिस्टम स्टार्ट कर दिया गया। अब हर चीज का एक अपना प्रॉपर डिपार्टमेंट होगा। और कानून बनाने के अंदर भारतीयों की सहायता लेने लगे। ठीक है। ये इस तरह से देखो, मैंने लगा भी रखा है। वायसरॉय के अध्यादेश की शक्ति, आईपीसी की शुरुआत, उच्च न्यायालयों की स्थापना, विभागीय प्रशासन प्रणाली, कानून कानून निर्माण में भारतीयों की भागीदारी। अब हमारा आएगा अगला इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। द पार्लियामेंट्री सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस इन इंडिया। मतलब कि इंडिया के अंदर एक पार्लियामेंट्री सिस्टम आ गया, मतलब कि संसदीय प्रणाली की शुरुआत हो गई। अब बजट के ऊपर बोलने और बहस करने की शक्ति भी मिल गई। मतलब अधिकार मिल गया, शक्ति मिल गई, एक ही बात है। ठीक है। इनडायरेक्ट इलेक्शंस भी स्टार्ट हो गए इंडिया के अंदर होने। बट अभी भी मतदान करने की, मतलब कि वोट करने की शक्ति नहीं मिली, या वोट करने का राइट नहीं मिला। ठीक है। फिर आता है हमारा इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। ये हमारा थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका नाम में कंफ्यूजन हो जाते हैं कई बार।
तो इसका दूसरा नाम है मार्ले मिंटो सुधार, मतलब कि मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स। ठीक है, अब इसके अंदर होता क्या गया है, मुसलमानों को सबसे पहले तो अलग से निर्वाचन क्षेत्र दे दिया गया, सेपरेट इलेक्टोरेट्स वर गिव ग्रांटेड टू मुस्लिम्स। ठीक है, और बजट पर सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस, मतलब कि क्वेश्चन रेज करने का परमिशन मिल गई या फिर अधिकार मिल गया। ठीक है, और जो सत्येंद्र सिन्हा जी थे, इनको वाइसरॉय काउंसिल के अंदर क्या नाम है शामिल कर लिया गया। ठीक, अब देखो जैसे मैंने आपको बताया था ना, द इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 इन आल्सो नोन एज मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म। अब ये मार्ले मिंटो है कौन, ये भी तो पता होना चाहिए। अब इनको रट लेंगे हम तो कैसे याद रहेगा, तो फिर भूल जाएंगे। तो एक छोटी सी चीज को याद रखेंगे, जो नाम पहले आएगा, जैसे पहले नाम आया है हमारा मॉर्ले, मॉर्ले, LEY, तो ये होगा हमारा भारतीय सचिव। ठीक है, अब दूसरा नाम जो होगा इसके अंदर, ये होगा हमारा मिंटो। मिंटो कौन होगा, सचिव के नीचे की पोस्ट कौन सी थी, वाइस रॉय, तो मिंटो कौन होगा, वाइस रॉय। वाइस रॉय, ये लिखा नहीं जा रहा, ठीक है, बट हाँ मैंने बता दिया वर्बली, तो ये वाइस रॉय होगा। इसी तरह से हमारा अगला आता है इंडियन काउंसिल एक्ट 1919। इसके अंदर इसका नाम क्या होगा दूसरा, इंडियन काउंसिल एक्ट 1919 का, माउंटेग्यू चेम्सफोर्ड। अब जो मैंने बताया माउंटेग्यू चेम्सफोर्ड, अब इससे आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि माउंटेग्यू कौन था उस टाइम पर, सचिव, और चेम्सफोर्ड कौन था, वाइस रॉय। ठीक है, अब इस वाले इंडियन काउंसिल एक्ट के अंदर होता क्या है, एक लिमिटेड सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन को, क्या बोल सकते हैं, क्रीमी लेयर और महिलाओं को वोट देने का अधिकार दे दिया गया। ठीक, और जितने भी हमारे क्रिश्चियन थे, मुस्लिम थे, दलित थे, एंग्लो इंडियंस थे, इन सबके लिए अलग से एक निर्वाचन क्षेत्र दे दिया गया इनको। ठीक है, और इनका जो है आरक्षण मिलेगा, मतलब कि इनको रिजर्वेशन मिलेगा प्रॉपर इस चीज के अंदर। देखो मैंने बताया ना, माउंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स। ठीक है, अब इंट्रोडक्शन ऑफ अ बाइकैम्ब्रियल लेजिस्लेचर एट द सेंटर। अब क्या होता है, सेंटर के अंदर एक दो सदनीय प्रणाली की स्टार्टिंग हो गई है। दो सदनीय मतलब कि पहला होगा जिसके अंदर काउंसिल ऑफ स्टेट, मतलब कि राज्य परिषद, जिसके 60 मेंबर्स होंगे, जिसके अंदर और 5 साल का इनका टेन्योर होगा। ये चीज मैंने थोड़ा सा यहाँ पे लिख भी रखी है, बट आगे समझा भी रखी है एक डायग्राम या एक बोल सकते हैं पिक्चर के थ्रू, तो वहां से हम समझेंगे इस चीज को पूरा डीपली, यहाँ से हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ठीक है, अब सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर 145 मेंबर होंगे। ठीक है, अब चलते हैं, अब ये आ गई हमारा भारतीय परिषद अधिनियम 1919 के अंदर पहला दो सदन की शुरुआत। दो सदन क्या होगा इसके अंदर, काउंसिल ऑफ स्टेट और सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, मैंने बताया था अभी। ठीक है, अब जो काउंसिल ऑफ स्टेट होगी इसे हम बोलते हैं उच्च सदन। ठीक है, और जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली है वो हमारी है निम्न सदन, मतलब कि ये निचला है और ये अपर हाउस, ये अपर हाउस है काउंसिल ऑफ स्टेट, और ये लोअर हाउस है सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली। अब इसको पढ़ते हैं थोड़ा सा। अब काउंसिल ऑफ स्टेट क्या था, ये स्थायी सदन था, मतलब कि परमानेंट। ठीक है, इसके सदस्य आंशिक रूप से निर्वाचित और आंशिक रूप से नामित होते थे। क्या होता था, मान के चलो हर 2 साल के अंदर 2/3 मेंबर्स इस सदन के काउंसिल ऑफ स्टेट के रिटायर हो जाएंगे। टोटल मेंबर कितने थे, 60, जिनमें से 34 निर्वाचित थे, मतलब कि वोटेड बोल सकते हैं जिनको, जिनको चुना गया था, और 26 नामित मतलब कि नॉमिनेटेड थे, जिनको चुन लिया गया था अलग से, मतलब खुद से ही चुनते हैं जैसे। इसका कार्य कार्यपालिका पर नियंत्रण और विधियों पर विचार करना था। ठीक है, जितने भी कार्यपालिका होंगी उन सब पे नियंत्रण रखना, और विधियों पर, मतलब कि जितने भी लॉ हैं उन सब पर विचार करना था। अब सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली हो जाता है निम्न सदन। निम्न सदन का काम ये था कि भाई ये पहले बात तो
टेम्परेरी सदन था, ठीक है, गैर स्थायी सदन, ठीक है, और इसका टेन्योर था 5 साल के लिए, ठीक है, और इसके सदस्य निर्वाचित होते थे, सिर्फ निर्वाचित होते थे, जबकि काउंसिल ऑफ स्टेट के अंदर निर्वाचित भी होते थे और नामित भी होते थे, ठीक। कुल सदस्य 145 थे। इसका कार्य क्या था? बजट पर चर्चा करना, प्रश्न पूछना, प्रस्ताव रखना, विधि निर्माण करना, ये सब इसका काम रहता था, निम्न सदन का मतलब लोअर हाउस का। अब 1919 के अंदर एक चीज की शुरुआत और होती है, द्वैध शासन, द्वैध शासन की। द्वैध शासन का मतलब क्या होता है, यहाँ पढ़ते हैं। प्रांत में शासन को 2 भागों में बांट दिया गया। कुछ विषय निर्वाचित निर्वाचित भारतीय मंत्रियों के पास में, और कुछ विषय गवर्नर और उसकी कार्यकारी परिषद अधिकारियों के पास रखे गए। जैसे कि जो भी, अब इसके अंदर भी समझते हैं, 2 पार्ट हैं, ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स और रिजर्व सब्जेक्ट। जैसे कि हमने अभी ऊपर बताया था मैंने, ठीक है, कि कुछ विषय निर्वाचित भारतीय मंत्रियों के पास चले गए और कुछ विषय किसके, गवर्नर और उनके अधिकारियों के पास चले गए। तो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स जो थे वो क्या क्या थे? वो शिक्षा का, स्थानीय स्वशासन था, सार्वजनिक स्वास्थ्य था, कृषि था, सहकारी था, मतलब कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो जाती थी, और उद्योग और वाणिज्य आदि, ये सब आ जाते हैं हमारे ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स के अंदर। अब रिजर्व सब्जेक्ट्स के अंदर, जो कि किसके अंडर आते थे, सीधा गवर्नर के या फिर उसके अधिकारियों के, तो ये था पुलिस व्यवस्था या कानून की व्यवस्था, न्याय करना मतलब कि कोर्ट कचहरी, भूमि का राजस्व, सिंचाई, प्रेस, ये सब इसके अंदर आ जाती थी। अब हमारा ये कंप्लीट हो जाता है और हम चलते हैं इंडियन काउंसिल एक्ट 1935 के अंदर, जिसे बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट भी माना जाता है, और इससे बोलते हैं कि इसे संविधान, मूल संविधान जो था उसका बहुत सारा पार्ट यहीं से लिया गया था 1935 के इंडियन काउंसिल एक्ट से। तो होता क्या है, 1928 फरवरी, 3 फरवरी 1928 के अंदर साइमन कमीशन इंडिया आता है। अब मैं साइमन कमीशन की बात यहाँ क्यों कर रहा हूँ, ये मैं आपको अभी आगे बताऊंगा, ठीक है। अब साइमन कमीशन इंडिया आया, तो साइमन कमीशन किस लिए आया? साइमन कमीशन को एक रिपोर्ट बनानी थी, ठीक है, और इस रिपोर्ट के अंदर जो भी इंपैक्ट आया वही इंडियन काउंसिल एक्ट 1935 बोला जाता है। Impact of Simon report on this act. Provision was made for the establishment of an all India Federation, मतलब कि एक अखिल भारतीय संघ बनाने के लिए प्रस्ताव या प्रावधान रखा गया, which was intended to include 11 provinces, मतलब कि जिसके अंदर 11 प्रांत शामिल करने थे, और princely as well as princely state. However, this provision could not be implemented, मतलब कि 11 प्रांतों के साथ में हमारी जितनी भी प्रिंसली स्टेट्स थी वो भी इसमें इंक्लूड करनी थी, पर ये लागू नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि इसके अंदर प्रस्तावना नहीं थी, ठीक है, इट डिड नॉट कंटेन अ प्रेम्बल। अब क्या होता है, डुअल गवर्नेंस, जो कि मैंने अभी आपको पीछे समझा दिया है, इसलिए मैंने ये आगे डाला है पॉइंट। ये डुअल गवर्नेंस जो थी वो प्रोविंसेस मतलब कि स्टेट्स के अंदर जो आ रखी थी, वो वहां से स्टेट से खत्म हो गई, और अब जो डुअल गवर्नेंस सिस्टम चलेगा, ये कहाँ चलेगा? ये चलेगा हमारा सेंटर में, जो कि अभी भी चलता है। जैसे कि सेंटर के अंदर बीजेपी गवर्नमेंट है, और हमारे यूपी स्टेट के अंदर भी खैर बीजेपी है, बट कई कई स्टेट जैसे तमिलनाडु के अंदर अभी अभी रिसेंटली इलेक्शंस हुए थे, और विजय जो एक्टर है एक, उनकी पार्टी जीती है, तो वो तो अलग पार्टी है ना, तो इसे ही बोलते हैं डबल गवर्नेंस। अब आ जाते हैं, अ क्लियर डिवीजन ऑफ पावर वाज एस्टेब्लिश्ड। हाँ, ये अच्छा पॉइंट है, ठीक है, इस पॉइंट को अच्छी तरह से समझना और नोट करना, मतलब कि पावर्स का डिवीजन होता है। सेंटर को मिलती है हमारे पास में 59 पावर, ठीक है, स्टेट्स या प्रोविंसेस को मिलती है 54 पावर। कंकरेंट लिस्ट के अंदर आ जाती है हमारी 36 पावर। अब ये कंकरेंट लिस्ट क्या होता है? कंकरेंट लिस्ट ये चीज होती है कि कंकरेंट लिस्ट के अंदर जितने भी
सब्जेक्ट्स होंगे ना, जैसे ये 36 सब्जेक्ट है, इसके इसमें सेंटर भी बना सकता है रूल और स्टेट भी बना सकता है। मतलब कि कंकरेंट लिस्ट वो होती है जिसपे सेंटर और स्टेट दोनों गवर्नमेंट ही हमारी वो बना सकती है रूल या फिर कोई भी कुछ भी बना सकती है। Provinces was made for the establishment of federal court which was subsequently set up in 1937। मतलब कि एक संघीय न्यायालय की स्थापना हुई और प्रावधान किया गया कब, 1937 के अंदर, और 1937 के अंदर ही ये स्थापित हुआ। बर्मा को अलग कर दिया गया इंडिया से, ठीक है, और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्टेब्लिशमेंट हुई कहां, बॉम्बे के अंदर। The scope of communal representation was expanded to include Indian Christianity, Anglo-Indian, महिला, दलित, लेबर। मतलब मतलब क्या हुआ इसका, मतलब ये हुआ सांप्रदायिक निर्वाचन भी स्टार्ट हो गया। अब सांप्रदायिक निर्वाचन भी स्टार्ट हो गया है यहाँ से, ठीक है। और अब इसी तरह से मैंने ये भारत सरकार का अधिनियम 1935 का अवलोकन एक नजर में ये मैंने बना के आपके लिए डाला है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का विस्तार हुआ, मुस्लिम इलेक्ट्रोड, सिख इलेक्ट्रोड और एंग्लो इंडियन इलेक्ट्रोड, ठीक है, और महिलाओं का लिए, दलितों के लिए, मजदूरों के लिए, ये सब अलग अलग हो गया। ये शक्तियों का विभाजन मैंने आपको बताया अभी, संघ सूची के अंदर, प्रोविजनल स्टेट के अंदर मतलब कि, और समवर्ती सूची मतलब कि कंकरेंट लिस्ट, ठीक है। ये सब मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ। तो आज हमारा इंडियन काउंसिल एक्ट का पार्ट भी हमारा पूरा कंप्लीट हो जाता है। कल हमारा या नेक्स्ट वीडियो में हमारा जो भी टॉपिक होगा वो मैं आपको अभी बता के जा रहा हूँ, वो है हमारा भारतीय संविधान सभा, ठीक है। तो हम संविधान सभा के थोड़ा सा पढ़ेंगे, फिर उसके बाद में धीरे धीरे हमारा संविधान सभा की बैठकें होगी, संविधान सभा का निर्वाचन किस तरह से हुआ था, ठीक है, कितनी बैठक हुई थी और कितना हमारा वाचन हुए थे, ये सब चीजें पढ़ेंगे। फिर उसके बाद में संविधान की समितियां पढ़ेंगे, संविधान के ससूत्र पढ़ेंगे। ये सब चीजें अब हम नेक्स्ट कंप्लीट करते चलेंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और हाँ, मैं बिल्कुल बेसिक से इसको लेके चलूंगा, पॉलिटिको, जैसे पॉलिटिको आप देख भी पा रहे होंगे, मैं बिल्कुल बेसिक से लेके चल रहा हूँ। तो जिसको भी बिल्कुल अच्छी तरह से पॉलिटी अपनी कंप्लीट करनी हो वो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हमारा इस सीरीज को जरूर देखें, क्योंकि मैं बहुत ही अच्छी तरह से और बिल्कुल की पॉइंट्स इसमें लेके आने वाला हूं। थैंक यू।